हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि संक्षारण क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि संक्षारण की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं संक्षारण को। नमी, वायु व अन्य रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। इससे धातुएं अपनी विशिष्ट चमक खो देती हैं। कुछ धातुओं की शक्ति कम हो जाती है और वे दुर्बल तथा भंगुर हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि इन लाइनों से आपको संक्षारण समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं आपको समझाता हूँ एक इमेज के माध्यम से। पहले कुछ उदाहरणों की चर्चा करें तो चांदी की चमक का कम होना, लोहे पर जंग लगना, तांबे या कांसे पर हरी परत का जमा होना आदि संक्षारण के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। तो चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं कोरोजन को और फिर वीडियो में आगे चलते हैं। तो कोरोजन को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक उदाहरण को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को लेकर। तो देखिए यहाँ पर इमेज में आपको एक लोहे का टुकड़ा मैंने दिखाया है। ये लोहे का टुकड़ा अभी बिल्कुल साफ सुथरा है, इस पर जंग नहीं लगी है। हमने क्या किया, इस लोहे के टुकड़े को खुला छोड़ दिया वायु में। तो यह वायु और नमी के संपर्क में आया, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आया, जिसके बाद हमने देखा कि इसकी सतह पर एक भूरे रंग की परत जम गई है, जिसे हम जंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये परत जम गई है तो लोहे का जो विशिष्ट कलर था, आप जानते हैं धातु में एक विशिष्ट चमक होती है, तो इसकी चमक गायब हो गई है और साथ में इस जंग लगने से लोहा कमज़ोर भी हो गया है। और यदि जंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो लोहा जो होगा वो भंगुर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि नमी, वायु व अन्य रासायनिक पदार्थों द्वारा धातु पृष्ठों का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण से धातुएं अपनी विशिष्ट चमक खो देती हैं और कुछ धातुएं तो कमज़ोर और भंगुर भी हो जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जंग कैसे लगा है। तो जंग लगने के पीछे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस जंग लगने में लोहे की अभिक्रिया हुई है ऑक्सीजन से, नमी से और कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी कि जब लोहे के पृष्ठ पर ऑक्सीजन, पानी यानी नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त अभिक्रिया होती है तो जंग का निर्माण होता है, जो कि लोहे के ऊपर जमा हो जाता है, जो देखने में लाल भूरे रंग का दिखता है। बात क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा संक्षारण क्या है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को, ताकि प्रभावित करने वाले यानी कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारकों को आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लोहे का टुकड़ा आपको दिखाया है। आप जानते हैं कि लोहे के टुकड़े को यदि हमने ऐसे रखा है और यह ऑक्सीजन, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के संपर्क में नहीं आ रहा है तो इस पर कभी जंग नहीं लगेगा। जंग लगने की प्रक्रिया स्टार्ट कब होती है? जब लोहा नमी के संपर्क में आता है। तो देखिए यहाँ पर नमी को हमने जल के रूप में दिखाया है, तो यहाँ पे लोहा जल के संपर्क में आ चुका है। अब इसके बाद जब लोहा जल के संपर्क में आ जाता है तो इस लोहे के सतह का कुछ हिस्सा एनोड की तरह कार्य करने लगता है और इसी लोहे के टुकड़े का कुछ अलग हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एनोड दिखाया है और इसी सतह का दूसरा भाग यहाँ पर है जो कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। आप जानते हैं एनोड जो होता है उसका विशेष लक्षण होता है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो ये जो एनोड वाला हिस्सा है यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीकरण किस पदार्थ का होगा? तो लोहे का ऑक्सीकरण होगा। आप जानते हैं कि इस लोहे के टुकड़े के सतह पर आयरन परमाणु हैं, यानी लोहे के परमाणु हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखाया गया है। और यदि हम बात करें कैथोड वाले हिस्से की, तो आप जानते हैं कैथोड पर अपचयन होता है। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कैथोड है, यहाँ अपचयन किस पदार्थ का होगा? तो ध्यान रखें ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपको अपचयन की रिएक्शन लिखी है। देखिए ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वायु से।
और इस अपचयन की क्रिया में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं और जल का निर्माण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जल में अपचयित हो जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इस अपचयन अभिक्रिया में भाग लेने वाला हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? तो ये हाइड्रोजन आयन आया है वायुमंडल से। जब कार्बन डाइऑक्साइड आके इस जल में घुली है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से कार्बोनिक अम्ल बना है और कार्बोनिक अम्ल के आयनन से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है और यही हाइड्रोजन आयन यहाँ पर कैथोड अभिक्रिया में भाग ले रहा है। बात क्लियर है कि हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए जो इस अपचयन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब लोहे का ऑक्सीकरण हुआ है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं। यही इलेक्ट्रॉन धातु में होते हुए यानी धातु के माध्यम से होते हुए यहाँ पर कैथोड वाले एरिया में आकर इस अपचयन क्रिया में भाग ले रहे हैं। आपको एरो से मैंने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आए, यानी कि एनोड से कैथोड वाले एरिया में आकर अपचयन में भाग लिए और इस प्रकार ये अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर एनोड वाले एरिया में यदि हम आ जाएं तो एनोड वाले भाग में हम देख रहे हैं Fe2+ आयन बना है। Fe2+ आयन धातु की सतह को छोड़कर पानी में आ जाता है और पानी में आने के बाद इसकी फिर से अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन इसको Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीकृत कर देता है और जो जल के संपर्क में आकर Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन 2 मतलब Fe2+ आयन था, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आया तो इससे फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 का निर्माण हुआ और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी उत्पन्न हो रहे हैं और ये हाइड्रोजन आयन फिर इस हाइड्रोजन आयन की कमी को पूरा कर देंगे। अब ये जो Fe2O3 है फिर से ये जल से अभिक्रिया करता है और जल योजित हो जाता है, यानी कि बनता है Fe2O3.XH2 और जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड है यानी कि जल योजित फेरिक हाइड्रोक्साइड है, यही जंग कहलाता है और यह जंग के रूप में लोहे की सतह पर आकर जमा हो जाता है जिससे लोहे पर जंग लग जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लोहे पर जंग लगने के पीछे क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं और इसकी पूरी क्रियाविधि क्या है। इसको डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है, लिखवाया भी है आपको, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि क्रियाविधि आपको समझ में आ रही है तभी आप समझ सकते हैं प्रभावित करने वाले कारकों को। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। धातुओं का संक्षारण अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्न प्रकार हैं। पहला, धातु की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अधिक क्रियाशील धातु के संक्षारण की संभावना किसी कम क्रियाशील धातु की तुलना में अधिक होती है। जैसे यदि हम बात करें लोहे के संक्षारण की और चांदी के संक्षारण की, तो लोहे का संक्षारण तेजी से होगा क्योंकि लोहे की सक्रियता ज़्यादा है चांदी की अपेक्षा। बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं इमेज से। तो देखिए यहाँ पे दो टुकड़े आपको दिखाए गए हैं, एक लोहे का टुकड़ा एक चांदी का टुकड़ा है। यदि लोहे के टुकड़े की हम बात करें तो जो लोहे का टुकड़ा है यानी कि जो लोहा है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है चांदी से। आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी में पढ़ा था। अब क्योंकि लोहा ज़्यादा सक्रिय है तो इस पे जंग आसानी से लगेगा और चांदी कम सक्रिय है तो इस पे जंग या आप कहें इसका संक्षारण आसानी से नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं संक्षारण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संक्षारण में रासायनिक अभिक्रिया होती है। यदि धातु अधिक क्रियाशील है तो ये आसानी से रासायनिक अभिक्रिया कर पाएगी और यदि धातु कम क्रियाशील है तो इस पे रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत स्लो होगी, यानी इसका संक्षारण भी धीरे होगा, यानी कोरोजन इसका स्लो हो जाएगा। तो जो धातुएं जितनी अधिक क्रियाशील होती हैं उनका संक्षारण उतनी ही आसानी से हो जाता है क्योंकि वो रासायनिक अभिक्रियाएँ आसानी से कर पाती हैं। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल। एक धातु में अन्य धातु की अशुद्धि के रूप में उपस्थित होने पर उस धातु के संक्षारण की क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि धातु का संक्षारण प्रेरित होता है। इसका कारण यह है कि दो भिन्न भिन्न सक्रियता की धातुओं से गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। बात को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम समझें तो देखिए यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा लिया गया है। आप जानते हैं जंग लगने की प्रक्रिया में इस लोहे का
टुकड़े का, इस लोहे के सतह का कुछ हिस्सा एनोड की तरह और इसी लोहे के सतह का कुछ हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करता है। आप सोचें यदि इस लोहे में कोई और अन्य धातु भी उपस्थित हो तो बहुत आसानी से कैथोड और एनोड का निर्माण होगा। एक जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी वो एनोड का काम करने लगेगी और जो कम क्रियाशील धातु होगी वो कैथोड का काम करने लगेगी। यहाँ पे तो देखें कैथोड और एनोड, एनोड और कैथोड दोनों ही लोहे की सतह ही है, तो थोड़ा रिएक्शन के चांसेस कम हैं। लेकिन जैसे ही दो अलग अलग धातुएं, एक धातु एनोड बनेगी दूसरी धातु कैथोड बनेगी, तो अभिक्रियाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल की तरह अभिक्रिया कर रही है। मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो दो अलग अलग धातुओं के होने पर अभिक्रियाएं और तेज होंगी और इसलिए जो धातु का संक्षारण यानी कोरोजन होगा वो और अधिक तेजी से होने लगेगा। तो जब किसी धातु में कोई अन्य धातु अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है तो यह अशुद्धि धातु की कोरोजन को प्रेरित करती है। बात क्लियर है? तो चलिए तीसरे पॉइंट को समझते हैं। जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। जल में विद्युत अपघट्य पदार्थों की उपस्थिति संक्षारण की दर में वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए लोहे का संक्षारण आसूत जल, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, की तुलना में समुद्री जल में अधिक तेजी से या अधिक सीमा तक होता है, क्योंकि समुद्री जल में अनेक विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे NaCl, KCl आदि घुले रहते हैं। पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लोहे का टुकड़ा दिखाया गया है। आप जानते हैं कि इस पे जंग कब लगेगा? जब ये जल के या नमी के संपर्क में आएगा, और नमी के संपर्क में आने पर इसी लोहे की सतह का कुछ हिस्सा एनोड की तरह और कुछ हिस्सा कैथोड की तरह कार्य करने लगेगा, और यहाँ पर एनोड में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी और कैथोड वाले हिस्से में अपचयन की अभिक्रिया होगी। और आप जानते हैं कि यदि ये जल जो है इसमें कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ घुले हों तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं तेजी से होंगी, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनों के प्रवाह को और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को सरल बना देते हैं। तो इसलिए यदि इस जल में कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ भी उपस्थित हैं तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं तेजी से होने लगेंगी, और इस प्रकार जो आयरन होगा आसानी से जल में आ जाएगा और जंग में परिवर्तित हो पाएगा। यानी कि जो नमी लोहे के संपर्क में आ रही है या जो जल लोहे के संपर्क में आ रहा है उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अधिक होंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं तेजी से होंगी, जिससे जंग लगने की दर बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? ऐसा सभी धातुओं के साथ होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो वायु में क्रियाशील गैसों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस इन एयर। वायु में उपस्थित क्रियाशील गैसें जैसे CO2, SO2, NO2 आदि जल में घुलकर अम्लों का निर्माण करती हैं, जो विद्युत अपघट्यों का कार्य करती हैं और संक्षारण की प्रक्रिया को त्वरित करती हैं, अर्थात तेज करती हैं। बात को थोड़ा समझते हैं इमेज के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा दिखाया गया है, और ये लोहे का टुकड़ा जल के संपर्क में आया, जिससे इस टुकड़े की सतह का कुछ हिस्सा एनोड की भांति और कुछ हिस्सा कैथोड की भांति कार्य करने लगा। और आप जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड वाले क्षेत्र में अपचयन की अभिक्रिया होती है। जो यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं? तो आप जानते हैं कि इसके लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में थी वो आके इस जल में घुली है तो कार्बोनिक अम्ल बना है, फिर कार्बोनिक अम्ल का आयनन हुआ है तो हाइड्रोजन आयन बना है, और यही हाइड्रोजन आयन आकर ऑक्सीजन के अपचयन में सहायता कर रहा है। तो इस प्रकार यदि ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो क्या होता? ये हाइड्रोजन आयन नहीं बन पाता और ये अपचयन की क्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती। तो हम कह सकते हैं वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 जैसी गैसें जब उपस्थित होंगी तो ये गैसें जल में घुल के अम्लों का निर्माण करेंगी, और ये जो अम्ल होंगे, जैसे यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल बना है, यह विद्युत अपघट्य का भी कार्य करेगा और साथ में कैथोड वाले क्षेत्र में होने वाले अपचयन अभिक्रिया के लिए हाइड्रोजन आयन देने का भी कार्य करेगा। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो, सल्फर डाइऑक्साइड अधिक हो या फिर NO2 अधिक हो तो अम्लों का निर्माण अधिक होगा और संक्षारण की क्रिया तेजी से होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख कारक जो संक्षारण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं, सारे फैक्टर्स समझ में आ गए हैं। यदि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का